जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे सभी लाडले प्यारे शेरवीर जवान एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और वर्दी को पाने के लिए एकदम शानदार मेहनत के अंदाज में जुटे हुए। बताओ भाई, कौन कौन रिवीजन करके आया है? जल्दी बताइए। कल की क्लास का किस किसने रिवीजन किया? हर दिन तुमसे रिवीजन का पूछूंगा, हर दिन तुम्हें रिवीजन करा के मानूंगा। तो फटाफट से आप सब लोग तो गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद लिखा करो। सुबह सुबह कमेंट सेक्शन में छाप दिया करो जय हिंद का नारा, एक ही लय में, एक ही सुर में, एक ही ताल में पूरे कमेंट सेक्शन में भर जाना चाहिए जय हिंद। सॉरी मैं कर लूंगा आपका रिवीजन चेक। और मुझे आप बताओ कि विस्थापन जो है वो एक कैसी राशि है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक कैसी राशि है। भैया जी, ये सदिश राशि है या फिर ये अदिश राशि है? बताओ। ये सदिश है यानी कि वेक्टर है, या फिर ये अदिश है यानी कि स्केलर है? बताओ, ये सदिश है या अदिश है? सभी का एक ही सुर में जय हिंद का नारा, और ये कमेंट सेक्शन गूंज गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कैसी राशि है बच्चों? ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आप सभी ने एक शानदार अंदाज में रिवीजन किया है। कुछ साथी देखो भाई, अदिश भी कह रहे हैं, स्केलर भी कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कल की पढ़ाई हुई चीज़ों को भूल रहे हैं, भूल इसलिए रहे हैं क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो भाई ये वो आपको बात याद नहीं है कि मैंने कहा था कि भाई मेरे साथ इस यात्रा में वो शामिल होना कि जो जैसा मैं कहूँ वैसा मान सके। आपको वैसा करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुझे बता दो। आप कह पा रहे हो कि नहीं भैया, मैं तुम्हारी सब बात नहीं मान पा रहा, मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ रात को सोने से पहले सभी विषयों का, तो मुझे अभी बता दो, मैं तुम्हारा रिफंड करवा दूंगा। ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-4 दिन ही हुए। भाई आपको रिवीजन करना है, इस तरह से पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि पहले लिख लेते हैं, 2 महीने लिखते रहेंगे, कॉपी बनाते रहेंगे, फिर 2 महीने बाद उनको याद करेंगे, तो ये कभी संभव ही नहीं हो पाता। आप भूल जाओगे आपने कॉपी में क्या लिखा है। तो भाई सभी रिवीजन करो, सभी। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुझे बता दो कि भैया जी मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। तो तुम या मुझसे कहना बंद कर दो। कहना बंद नहीं करूंगा मैं, चाहे तुम्हारी फीस वापस करा दूंगा, फिर तुम अपना भाई चले जाओ, कोई बात नहीं है। मैथ का क्लास क्यों नहीं चल रहा है? सर ने शायद आपको बताया होगा मैथ का क्लास क्यों नहीं चल रहा है। मैथ्स वाले सर आपको बता के गए होंगे। तो मेरा फौजी, मेरा शेर, इस यात्रा में वो शामिल हो जो कहे कि शेर सा जिगर और गजब के शौक रखता हूँ, कि शेर सा जिगर और गजब के शौक रखता हूँ, अपने देश की खातिर जान हथेली पर रखता हूँ। तो मेरा वो शेर यहाँ शामिल हो जो जबरदस्त तरीके से सब कुछ मेरी बातें मानने को तैयार है। चलो बहुत बढ़िया। तो विस्थापन एक कैसी राशि है प्यारे साथी? विस्थापन एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। चलो भाई, तो मेरे शेरों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम पढ़ रहे थे लंबाई। कल हमने देखा कि भाई लंबाई जो होती है वो दो तरह की होती है। या तो हम उसको विस्थापन कहेंगे, या तो उसको दूरी कहेंगे, या तो डिस्टेंस कहेंगे या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जब दो बिंदुओं की लंबाई बिल्कुल सबसे कम होगी तो उसको हम कहेंगे विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और जब ये विस्थापन के अलावा कुछ भी होगी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, तो उसे हम हमेशा दूरी कहेंगे, यानी कि डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है मेरे शेर, यहां तक पढ़ लिया था। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बताया था कि कौन सदिश है? विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूरी एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद मैंने बताया था कि विस्थापन प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, जबकि दूरी हमेशा प्लस की रहती है। ऐसा ही मात्रक दोनों के मीटर ही थे। ठीक है, कुछ मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे, कुछ प्रश्न भी मैंने आपको कराए थे। अब देखो वो प्रश्न वाला पेज खोलो, और उसमें आप एक चीज देखो, एक नोट डाल के लिखो। मेरे प्यारे साथी, ये नोट जो होते हैं ना, ये होते हैं सीधी इंपॉर्टेंट पेपर में छपने वाली चीजें। आप एक बार आप उस नोट को खोल कर देखो, उसमें आप पाएंगे, उसमें देखो 4 एग्जाम्पल करवाए थे ना मैंने, उनमें आप पाओगे कि जो दूरी है ना वो विस्थापन से या तो बड़ी होती है या उसके बराबर होती है। दूरी विस्थापन से कभी भी छोटी नहीं दिख रही होगी आपको। एक बार देख लो फटाफट से।
तो आप कहेंगे कि दूरी दूरी विस्थापन से, ये सीधे पेपर में छपने वाली चीजें, दूरी विस्थापन से बड़ी या बराबर हो सकती है, बड़ी या बराबर हो सकती है, छोटी नहीं। बोलो मैं सही कह रहा हूं? एक बार उस पेज को खोल के देखो जिसपे मैंने 4 उदाहरण करवाए थे, फटाफट बताओ। हम सब करोगे हाँ जी भैया, दूरी चारों उदाहरणों में बड़ी ही है या बराबर है, छोटी तो नहीं है, फटाफट बताइए। तो लिखिए कि डिस्टेंस डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल, डिस्टेंस कैन बी distance can be greater or equal then displacement cannot be smaller, कि ये छोटी नहीं हो सकती, या तो ये बड़ी होगी या ये बराबर होगी। बोलो क्लियर है? बोलो मेरे शेर। मॉक टेस्ट सीरीज बादल फौजी सबको मिल गई है मेरे बच्चे। आप एक बार जहां पर आपका बैच खुलता है उसी के साइड में मॉक टेस्ट देखो। आप ऐसा तो है नहीं कि हम एक एक का करके खोल रहे हैं, देखो हम तो एप्लीकेशन में साथ में ही डाल देते हैं। मैं आपको अपना दिखाऊं, अगर मेरी ही खुल गई है, इस नए बैच को लेने के साथ मेरी खुल गई है, तो आपकी भी खुल जानी चाहिए। एक बार अपना ऐप अपडेट कर लो और आप उसको एप्लीकेशन अपडेट कर लो, आईडी पासवर्ड अपने लॉग आउट करके लॉग इन कर लो दोबारा। देखो ये टेस्ट सारे के सारे मेरे खुल गए खुद के, इसी बैच के साथ तो खुले मेरे सारे के सारे टेस्ट, तो आपके भी खुल जाने चाहिए। टेलीग्राम का लिंक एक एक करके किसी को नहीं दिया जाता ना, एक एक करके किसी को जोड़ा जाता, जो भी ऐप लेगा, जो भी बैच लेगा उसी को मिल जाएगा, ठीक है? बाकी देखो अगर कोई टेलीग्राम का इशू है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। पहले इतना बताओ समझ में आ गया? टेलीग्राम लिंक का मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। चलो, तो अगर जिनको टेलीग्राम टेलीग्राम का लिंक किसी वजह से नहीं दिखा रहा है या मॉक नहीं मिले हैं, तो आज उनका सबका ऐड हो जाएगा, निश्चिंत रहो आप, है ना? वैसे तो ये सभी को मिल गया है, कुछ ही साथियों को शायद नहीं मिला है। जिन साथियों को नहीं मिला उनको पक्का पक्का मॉक मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है? सभी को मॉक मिल जाएंगे। अगर आपको बोला है कि हाँ मॉक मिलेंगे, तो मेरे बच्चों वादा है कि हाँ आपको 100% मॉक मिलेंगे, और टेलीग्राम का लिंक साइड में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि किसी तकनीकी खराबी के कारण ये एक्सपायर कर गया हो, ठीक है? चलो आज आज का मुझे समय दे दो। तो बच्चे दूरी विस्थापन से बड़ी या बराबर हो सकती है, छोटी नहीं, पहला नोट हो गया। दूसरा नोट देखो, दूसरा नोट देखो, अगर दूरी विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है, मान लो मैं कुछ दूरी के उदाहरण लेता हूं। एक उदाहरण मैंने लिया, दूरी जो है, डिस्टेंस जो है विस्थापन से, कोई भी उदाहरण ले लो, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है,
दूरी मान लो 20 है और डिस्प्लेसमेंट मान लो 10 है। मान लो दूरी बड़ी है, क्योंकि या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी। तो एक उदाहरण तो ये ले लो, दूसरा उदाहरण ये ले लो कि जिसमें दोनों बराबर हों। भाई दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर या बड़ी होगी ना। अगर ये 20 है तो हो सकता है कि ये भी 20 हो। यही दो संभावनाएं बन सकती हैं। विस्थापन कभी बढ़ा नहीं हो सकता दूरी से। ठीक है, चलो अब देखो सवाल पूछेगा कि दूरी तथा विस्थापन का अनुपात बताओ। आपसे पूछेगा कि दूरी और विस्थापन का अनुपात। तो जब भी वो अनुपात कहता है, अनुपात जानने का मतलब वो जानना चाह रहा है कि इनको अगर भाग करोगे तो कितना उत्तर आ जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इनको भाग लगाओगे तो कितना उत्तर आ जाएगा। आप कहोगे भैया 20 में 10 का भाग करूंगा, 20 में 10 का भाग करूंगा तो उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका भाग करूंगा, इन दोनों का भाग करूंगा तो उत्तर कितना आ जाएगा। इन दोनों का भाग करते ही उत्तर आ जाएगा भाई 20 का 20 में भाग करोगे, 20 का 20 में भाग तो 1 आ जाएगा, एक बार कट जाएगा, ये हो गया 1। इसका मतलब क्या है कि देखो दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, अगर मैं यहां से ये बताऊं कि दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, इस चीज को बोलेंगे मेरे शेर दूरी तथा विस्थापन का अनुपात। तो दूरी तथा विस्थापन का जो अनुपात है ये 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा तो कभी भी नहीं हो सकता। दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा तो कभी भी नहीं हो सकता। क्या ये मेरी बात सही है? एक बार थम्स अप करो मेरे शेर, इसको नोट करो और फिर मैं आगे की लाइन लिखवाता हूं। अक्षय बाबू, अविनाश सर की बेस्ट है, अब उससे ज्यादा कुछ नहीं पॉसिबल है, अविनाश सर की बेस्ट है। राहुल पालीवाल सर ने किसी बैच में नर्सिंग असिस्टेंट के स्तर की केमिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं है। बोलो बाबू ठीक है। तो इस चीज को लिखेंगे कि भाई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। तो आप लिखोगे कि दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात 1 से बड़ा या बराबर होता है। 1 से बड़ा या बराबर होता है, यानी कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल और मोर देन 1। ठीक है, चलो उसके बाद देखो अगली लाइन लिखो। अगर तुमसे उल्टा पूछ ले, उल्टे का मतलब विस्थापन को ऊपर रख दे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रख दे, और मेरे शेरों दूरी को नीचे रख दे, यानी कि डिस्टेंस को नीचे रख दे, तो ये क्या हो सकता है। देखो ये जो अनुपात है, अगर विस्थापन को अब की बार ऊपर रख दे, जैसे मान लो पहला केस तो मैं ये मानूंगा, भाई दो दो केस बन सकते हैं इसके। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो विस्थापन छोटा था यानी कि 10 था और दूरी कितनी थी, 20 थी। ठीक है, या फिर विस्थापन भी 10 था और ये भी 10 था, ये केस बन सकता है। तो भैया जी यहां कट के उत्तर आ जाएगा 1 और यहां कट के उत्तर आ जाएगा 2, नहीं 1/2। तो अगर विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछेगा तो ये 1 के बराबर या 1 से छोटा रहेगा, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। तो विस्थापन और दूरी का अनुपात या तो 1 के बराबर या 1 से छोटा रहेगा। अब देखो ध्यान से सुनना, ये मत कहना कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं गलतियों से बचा रहा हूं आपको। अगर ऐसे पूछे दूरी और विस्थापन का अनुपात तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा, और अगर विस्थापन या दूरी का अनुपात तो 1 के बराबर या 1 से छोटा। ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। आपको ध्यान देना पेपर में पूछा कैसे है, ऐसे कंफ्यूज करता है वो, इसी को कह देता है बच्चा बहुत मुश्किल आई थी साइंस, बहुत मुश्किल। ठीक है, चलो
ये तो आप अपनी तरफ से मान सकते हैं, 10 20 कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हैं, बस इतना ध्यान रहे कि विस्थापन 10 मान रहे हो तो दूरी इससे बड़ी मानो या उसके बराबर मानो, छोटी मत मान लेना, ठीक है। तो बताइए मैं सही कह रहा हूं कि विस्थापन तथा दूरी का अनुपात एक के बराबर या एक से छोटा होगा, ये कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता, जबकि दूरी तथा विस्थापन का अनुपात एक से बड़ा या बराबर होता है। लिखिए विस्थापन अरे आजा भाई, विस्थापन व दूरी का अनुपात एक के बराबर या एक के बराबर या छोटा होता है, यानी कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज इक्वल और लेस देन 1। ठीक है बच्चे, एक बार फटाफट थम्स अप करो कि हाँ जी भैया मुझे क्लियर है। एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे कि हाँ भैया मुझे यहां तक समझ में आ गया। भैया थम्स अप कर दो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे शेरों, गजब। तो ये हो गया आपका दूरी तथा विस्थापन, और देखो यहां से इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ठीक है। आपसे इतने तरह के क्वेश्चन दूरी तथा विस्थापन से पूछ सकता है। अब देखो दूरी तथा विस्थापन से एक चीज और सुनो, क्या आ सकती है, एक लास्ट चीज और सुन लो। एक सवाल आया कि एक व्यक्ति 2 मीटर की त्रिज्या के पार्क 2 मीटर की त्रिज्या के पार्क के चार चक्कर चार चक्कर लगाता है। 2 मीटर की त्रिज्या के पार्क के 4 चक्कर लगाता है। उसकी उसका विस्थापन बताइए। उसका विस्थापन बताइए। उसका विस्थापन बताओ। यानी कि आ पर्सन ए पर्सन टेक टेक फोर रेवोल्यूशन ऑफ ए पार्क ऑफ रेडियस 4 मीटर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। बताओ इस प्रश्न का उत्तर देखें, कौन मेरा शेर बताएगा, देखें जरा।
बोलो भाई, जल्दी बताओ जल्दी। भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो जो मेरे शेर ये 1/2 दो कर रहे हैं ना, मैं उनको बता दूं, देखो तुम एक पार्क के कितने भी चक्कर लगा लेना बेटा, ये पार्क है, तुम इस पार्क के ना यहां से चलने के बाद कितने भी चक्कर लगा लेना, अगर यहीं आके बैठ गए ना तो तुम्हारा विस्थापन हमेशा 0 होगा। याद रखना, एक पूर्ण चक्र में हमेशा विस्थापन जो है, एक पूरे चक्र में हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसा हो जाता है, 0 होता है, शून्य होता है। एक पूर्ण चक्र में विस्थापन हमेशा शून्य होता है। एक पूर्ण चक्र में विस्थापन हमेशा शून्य होता है। बोलो भाई, जल्दी बताओ, क्लियर है? हाँ जी भैया, मुझे समझ में आ जाती है कि एक पूर्ण चक्र में विस्थापन हमेशा शून्य होता है, 16 मीटर से कुछ भी नीचे। अरे नहीं भाई, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर में विस्थापन कितना होगा? भैया विस्थापन हमेशा शून्य होगा, एक पूर्ण चक्र में विस्थापन हमेशा 0 होता है, याद रखना। ठीक है, तो इस बात को लिख लो, लिख लो इस बात को, अगला नोट डाल के, अगला नोट डालकर एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में विस्थापन शून्य होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0 फॉर ए कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक पूर्ण चक्र में विस्थापन हमेशा शून्य होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। ठीक है, चलो क्लियर है बच्चे? बहुत सारा प्यार इमरान बाबू, लव यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। तो देखो आप देखें कि दूरी और विस्थापन से संबंधित कितने छोटे छोटे सारे सवाल अलग अलग तरह से बन सकते हैं। अगर आप इनको नहीं करके जाते हैं, अब मान लो यही पेपर में आ जाए तो कितना पेपर मुश्किल लगता है। पेपर इन चीजों की वजह से बनता है। तुम तो दूरी और विस्थापन पढ़ जाओगे, लेकिन उनसे बनने वाले इस तरह के सवाल तो नहीं पढ़ के जाओगे ना, जबकि ये गड़बड़ हो जाता है। इन सवालों को तुम गलत ही करके आते, लेकिन अब कभी भी गलत नहीं करके आओगे। बस इसीलिए हमसे पढ़ा हुआ बच्चा थोड़ा सा एग्जाम से बाहर निकलता है तो खुश होकर निकलता है कि जी आपने जो पढ़ाया वो आया। इतना सा ही फर्क होता है। हमें केवल ना टॉपिक को पढ़ना है, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या पेपर में पूछ सकता है और क्या क्या पहले पूछे हैं। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई है। अब देखो हमने दो राशियां कंप्लीट कर ली, एक तो विस्थापन कर लिया और मेरे साथियों एक दूरी कर लिया, है ना। लंबाई के अंतर्गत आने वाली ये दोनों राशियां विस्थापन और दूरी हमने कर ली। एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ भैया मुझे दोनों समझ में आ गई। अगर हाँ तो फिर मैं आपको अगले टॉपिक पर लेकर चलूं, जिसका नाम है चाल, या आप कहें चाल नहीं, आप कहिए आप गति कह दो, मोशन कह दो, है ना। तो हेडिंग डालेंगे पहले मोशन, यानी कि गति। गति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, फिर सब कुछ समझेंगे। गणित समझ में नहीं आता है, देखो बाबू, यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर पढ़ रहे हुए जो मेरे सभी शेर है ना, किसी को कुछ समझ नहीं आता होगा, किसी को कुछ समझ नहीं आता होगा।
लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ सकता, ऐसा भी नहीं है कि जितने भी साथी आज तक इस दुनिया में सेलेक्ट हुए हैं उनको एक बार में समझ में आता था, ऐसा भी नहीं है। उनको भी किसी को कुछ समझ में नहीं आता था, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। एक सेकंड, ठीक है। हर एक को किसी ना किसी विषय में दिक्कत होती है, लेकिन सभी ने मेहनत की और आज आप देखोगे सब सेलेक्ट हैं। एक लड़का था, मैं जब तैयारी किया करता था तो मैं देखता था, उसने जब ज्वाइन की थी उसको गणित में कुछ नहीं आता था, लेकिन उसने अपने ऊपर इतनी मेहनत की कि साल 1.5 साल बाद वो यूपी पुलिस में गणित के मॉक टेस्ट में पूरे में से पूरे लाया करता था और अब वो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे लड़के भी मैंने देखे हैं। हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ सब्जेक्ट की दिक्कत होती है। तो भैया जी, आप मेहनत करो उस विषय पर जो भी आपका कमजोर है। मैं वादा करता हूँ तुम उस विषय को 2-3 महीने दे दो, अच्छे से पढ़ो, सारी चीजों को समझो, टक्क से हो जाएगा। और मैथ तो प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा अच्छा है। मैथ्स सारा प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है भैया। चलो गति, देखो गति का अर्थ क्या होता है, मोशन का अर्थ क्या होता है। देखो अभी मान के चलो समय हो रहा है 7:32, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। मान लो भैया जी मेरी इस दीवार से जो यहाँ तक की दूरी है, मान लो ये है 2 मीटर। तो सात, अगर मैं चल नहीं रहा तो 7:33 हो जाएं, 7:34 हो जाएं, मेरी जो दूरी है वो यही रहेगी, है कि नहीं। अब मान के चलो इसको, एक तो स्थिति ये हो गई, एक स्थिति ये है कि 7:32 हो रहे हैं, मेरी दूरी 2 मीटर है और मैंने ऐसे ऐसे करके चलना शुरू कर दिया, डुग 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 डुग। तो 1 मिनट के बाद मेरी कुछ दूरी बढ़ गई। पहले क्या था, मैं स्थिर था, रुका हुआ था, और अब क्या हो गया, मैं चलना शुरू कर दिया, मैंने गति में आ गया। तो गति की परिभाषा होती है कि जब किसी वस्तु का समय के सापेक्ष विस्थापन में या दूरी में परिवर्तन हो। समय के सापेक्ष मतलब समय के साथ विस्थापन या दूरी घटे या बढ़े, उसी को कहते हैं हम गति। भाई विस्थापन या दूरी, इधर चलूंगा उस दीवार से तो बढ़ेंगी और इधर चलता तो घटती, मतलब परिवर्तन होना चाहिए, चाहे घटे चाहे बढ़े। तो विस्थापन या दूरी में समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं वस्तु गतिमान है। एक बार हम सब करो कि हाँ जी परिभाषा समझ में आ गई, तो आप कहेंगे कि समय के साथ वस्तु के विस्थापन, समय के साथ वस्तु के विस्थापन या दूरी में परिवर्तन गति कहलाता है, गति कहलाता है। यानी कि चेंज इन डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी with respect to time. Change in the distance or displacement of a body with respect to time is called as motion. Is called as motion. एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो कि भैया मुझे परिभाषा समझ में आ गई। आराम आराम से पढ़ेंगे समझ समझ के, जब तक आप अंगूठा नहीं उठाओगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मतलब आपको समझ में आ जाएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया। देखो अगर कोई वस्तु हिल डुल रही है, बड़ी सिंपल सी बात है, इतना तोप क्यों बना के पढ़ लेते हो भाई, इतना मुश्किल क्या बनाते हो। अगर कोई वस्तु हिल डुल रही है तो उसका मतलब उसमें गति है, बस खत्म। भाई समय के साथ, अब मैंने ऐसे लिख दिया ना समय के सापेक्ष, तो ये समझने लगे भैया जन क्या हो गया। अरे भैया अगर समय के साथ
भाई समय तो देखो बदलेगा बदलेगा हमेशा, समय तो बढ़ेगा। जी मैं तो घड़ी रोक लूंगा, अबे घड़ी रोक लोगे, समय थोड़ा ना रोक लोगे। तो समय के साथ अगर तुम हिल डुल रहे हो तो गति है, और अगर समय के साथ नहीं हिल डुल रहे हो तो गति नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अच्छा अब देखो गति जो है वो कितने प्रकार होते हैं इसके, तो गति के दो प्रकार होते हैं। गति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन। देखो भैया जी गति के दो प्रकार होते हैं। अच्छा गति में असल में हमें पढ़ना क्या रहता है, देखो गति में हमें जो पढ़ना रहता है वो पढ़ना रहेगा कि या तो आप पढ़ोगे एक विमीय गति, दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है एक विमीय गति, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन। भैया वन डायमेंशनल मोशन क्या बवाल है मेरे साथी। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि आप एक ही दिशा में गति करो। जैसे मान लो हम जा रहे हैं साइकिल पे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, और कोई रोड बहुत लंबी लंबी सी है, तो हमने पैडल मारे, आराम से पैर रख के डंडे पे बैठ गए, हमारी साइकिल सीधी 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 चली जा रही है। तो सीधी रेखा में जो गति होती है उसको कहते हैं हम एक विमीय गति, यानी एक दिशा में गति। तो आप कहेंगे एक विमीय गति का मतलब होता है, एक विमीय गति का मतलब होता है एक दिशा में गति। एक विमीय गति का मतलब है एक दिशा में गति, यानी कि मोशन इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई एक दिशा में गति। अब मान के चलो जैसे एक चींटी है, मैं उस चींटी को छोड़ दूं इस कागज पे, अब मुझे बताओ वो चींटी कितनी दिशाओं में गति कर सकती है। तुम कहोगे भैया देखो ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, मतलब तुम तो ऐसे कहोगे ना कि भैया इस कागज पे तो चींटी कई सारी दिशाओं में चल सकती है। मैंने कहा भैया कैसे, तुम कहोगे जी देखो चींटी ऐसे भी चल सकती है ना, चींटी ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी जा 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 सकती है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि विज्ञान में देखो कितनी दिशाएं होती हैं, फिजिक्स में केवल 3 दिशाएं होती हैं। फिजिक्स में केवल 3 दिशाएं होती हैं। कैसे, फिजिक्स में केवल 3 दिशाएं होती हैं मेरे भैया जी। कैसे होती हैं, देखिए ऐसे होती हैं, या तो एक दिशा ये होती है, या एक दिशा ये होती है, या एक दिशा अंदर बाहर होती है। यानी कि या तो आप देखो, आप किसी कमरे में बैठे होंगे, कमरे के कोने देखो, तो या तो आप उसमें ऐसे चल सकते हो, या आप ऐसे चल सकते हो, या आप ऐसे चल सकते हो, बस यही दिशाएं कही जाती हैं और दिशा नहीं कही जाती हैं। अच्छा चींटी चाहे इधर चले चाहे इधर चले, ये पूरी एक दिशा है। चींटी चाहे इधर चले चाहे इधर चले, ये पूरी एक दिशा है, केवल एक दिशा है, ये भी एक दिशा है, ये भी एक दिशा है। तो चींटी या तो ऐसे चल सकती है या तो ऐसे चल सकती है इस कागज पर। भाई ये कागज पर चींटी जो है वो या तो देखो मेरे शेर ऐसे चल सकती है, या वो ऐसे चल सकती है, इसमें ना ऊपर उठ सकती ना अंदर घुस सकती। तो इस तरह की गतियों को, इस तरह की गतियों को हम लोग कहते हैं द्विविमीय गति। ठीक है, तो एक विमीय गति हो गई, उसके बाद है द्विविमीय गति। ए टाइप हो गया, बी टाइप लिखिए, द्विविमीय गति, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, द्विविमीय गति यानी कि दो दिशाओं में गति, दो दिशाओं में गति, मोशन इन टू डायरेक्शन, मोशन इन टू डायरेक्शन। ठीक है, अब उस चींटी को मैं इस पहले इतना बताओ, नोट हो गया और थम्स अप कर दो एक बार अगर समझ में आ गया हो, तो फिर आगे चले। हाँ भाई मुकेश कुमार, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई समस्या नहीं, कोई भी ब्लॉक नहीं है बाबू, कोई भी ब्लॉक नहीं है। देखो आप अच्छे से समझोगे ना तो पढ़ाई से संबंधित तो कोई डाउट आपका आएगा ही नहीं। बाकी आपके अधिकतम डाउट बस ऐसे ही हैं कि मेरे इतने परसेंट हैं, क्या मैं फार्म भर सकता हूँ, उतने परसेंट हैं, क्या मैं फार्म भर सकता हूँ। उसके लिए आप मेरी वीडियो देख लो, मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। क्योंकि बाबू आप मेरी परेशानी समझो कि क्लास जो होती है ना, क्लास होती है पढ़ाने के लिए,
आप मान लो यहाँ पे 3-1000 बच्चे लाइव हो। अब अगर सभी का मैं एक एक का भी कमेंट पढ़ूंगा, मान लो 3000 में से 1500 ने कमेंट किया, एक का मैंने कमेंट पढ़ लिया, एक के कमेंट का पढ़कर जवाब देने में अगर मुझे 10 सेकंड भी लग रहे हैं तो 1500 बच्चों के में कितना समय लग जाएगा? 1500 सेकंड। 1500 सेकंड का मतलब कितने मिनट हो गए? 6 दूनी 12, 3, 6 पंजे 35, 35 मिनट हो गए। 35 मिनट तो फिर कमेंटों के जवाब देने में चले जाएंगे। 45-50 मिनट की क्लास होती है। तो बाबू इसलिए ये संभव नहीं है। प्लीज़ मैं भैया आपसे माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि आपके ऐसे सवालों के जवाब मैंने कि फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कितना भर सकते हैं, इतनी परसेंटेज नहीं, उतनी परसेंटेज नहीं। आप मेरी वीडियो देखो, सबके मिल जाएंगे। आप कोशिश करो कि यहाँ पर केवल पढ़ाई से संबंधित डाउट पूछने के लिए, ठीक है? चलो भैया, तो द्विविमीय गति हो गई। अब देखो, अगर मैं उस चींटी को इस कमरे में छोड़ दूं तो इस कमरे में तो वो ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है। अब देखो, वो छत पे भी ऐसे भी चल सकती है, इस वाली दीवार पे। तो वो तीनों दिशाओं में चल सकती है, ठीक है? तीनों दिशाओं में चल सकती है। तो एक तीसरी गति होती है जिसका नाम है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति यानी कि 3 दिशाओं में गति। तीन दिशाओं में गति, मोशन इन 3 डायरेक्शन, मोशन इन 3 डायमेंशन। डायमेंशंस कह दो या डायरेक्शन कह दो, ठीक है जी। अब देखो साथी, हमें पढ़नी कितनी है? हमें ये पढ़नी है एक विमीय गति, और हमें ये पढ़नी है द्विविमीय गति। त्रिविमीय गति हमें नहीं पढ़नी, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे आप एक विमीय गति, ठीक है? इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे मैं हेडिंग डलवाऊंगा एक विमीय गति। सर प्लीज हेल्प मी, मैं टीए में 2 नंबर से बाहर हो गया। बाबू, इस दुख की बात है। अब ये बताओ आपकी हेल्प क्या कर रही है? आप अपनी बात ना एक ही कमेंट में लिख दिया करो। अब आप कहेंगे हेल्प मी, तो मुझे क्या पता लगेगा कि किस बारे में आप सहायता चाहते हैं? टीटी में कौन सा डंक पाया जाता है? अबे भैया, ये केमिस्ट्री का सवाल है, केमिस्ट्री में पूछना यार। फूल बाबू, बहुत सारा प्यार, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। चंद्रेश कुमार, 3 ही हिस्से होते हैं लेकिन हमें 2 पढ़ने होते हैं ना। गति के प्रकार जो हैं केवल 2 पढ़ने होते हैं, इसलिए 2 बोला होगा मैंने। तीसरा हमें नहीं पढ़ना होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला एक विमीय गति। तो पहला प्रकार पढ़ना शुरू करते हैं हम, जिसका नाम है एक विमीय गति यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है? 1 डायमेंशनल मोशन। अच्छा देखो, 1 डायमेंशनल मोशन में हमने क्या पढ़ना है? देखो, हमें 2 राशियां पढ़नी है, एक चाल पढ़नी है और एक वेग पढ़ना है। तो यहां पर आप हेडिंग डाल लो चाल, स्पीड, शुरुआत यहां से करेंगे। और अगली राशि हमें पढ़नी है वेग यानी कि वेलोसिटी, ठीक है? मुझे बताओ चाल बराबर क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि भैया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? और मेरे शेर, विस्थापन बराबर वेग बराबर, देखो जैसे हमने 2 राशियां पढ़ी, दूरी और चाल। दूरी में समय का भाग कर दिया तो बन गई चाल, दूरी में समय का भाग कर दिया तो क्या बन गई? चाल। ऐसे ही दूरी के अलावा कौन सी राशि थी? विस्थापन। तो अगर आप विस्थापन में समय का भाग कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट में टाइम का डिवाइड कर दोगे, तो ये बन जाएगा वेग। विस्थापन में समय का भाग कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट में टाइम का भाग कर दोगे, तो ये बन जाएगा वेग। बोलो यहां तक समझ में आया? आज तक ना हम चाल को तो खूब पढ़ते हैं, चाल तो हमने खूब पढ़ा है, लेकिन वेग हमने कभी नहीं पढ़ा। तो हमने जैसे 2 राशियां पढ़ी, दूरी और विस्थापन। दूरी में समय का भाग लगाओ, चाल मिल जाएगा, और विस्थापन में समय का भाग लगाओ, वेग मिल जाएगा। सुनो, अब इनकी परिभाषा
परिभाषा रटनी नहीं है, केवल इतना याद करना है, बाकी सभी बनने वाले प्रश्न इसी से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए कैसे, ऐसे बनाएंगे, दूरी में समय का भाग, तो आप कहोगे कि दूरी के, देखो आगे तक के लिए बता रहा हूं, जब भी किसी राशि में समय का भाग लगे, जैसे दूरी में समय का भाग लगा, तो आप कहोगे दूरी के परिवर्तन की दर, या दूरी की दर, समय का मतलब होता है दर, तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि दूरी की दर क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, दूरी की दर चाल कहलाती है। इंग्लिश वाले लिखेंगे रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। जब भी समय का भाग लगे आप रेट शब्द का इस्तेमाल कर लेना, रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड, रेट ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। ऐसे यहां पर क्या लिखोगे, तो यहां पर लिखोगे कि भैया विस्थापन की दर वेग कहलाती है। बोलो किस किस को समझ आया, विस्थापन की दर वेग कहलाती है, विस्थापन की दर वेग कहलाती, यानी कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। बोलो भैया ये परिभाषा किस किस की समझ में आई, फटाफट बताइए। भाई वाह मेरे शेर चंद्रेश, एकदम गजब, ऐसे लड़के होने चाहिए, क्या जवाब दिया है भाई, गजब। बहुत बढ़िया मिथिलेश, वेरी गुड। अब देखो मेरे शेर, कुछ जगह पे आपको कैसे भी मिलेगा, या इसकी दूसरी परिभाषा, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एकांक समय में तय दूरी, एकांक समय में तय दूरी चाल कहलाती है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज स्पीड। पेपर में कौन सी आएगी, कोई सी एक, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकती है ना, कभी भी मैं जब लिखवाऊँ कि इसको ये भी कहते हैं, तो वो दोनों एक साथ पेपर में नहीं आ सकती हैं। तो आप कहेंगे कि एकांक समय में, एकांक समय में तय विस्थापन, तय विस्थापन वेग कहलाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक है, बोलो एक बार कि हाँ जी भैया यहाँ तक मुझे समझ में आती है। भैया अगर ऐसे हमें किसी ने पढ़ाया होता तो हम आज पढ़ने की जगह पढ़ा रहे होते। कोई बात नहीं मेरे शेर अर्जुन, आप अभी भी पढ़ा सकते हो, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाओ मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। थैंक यू मेरे शेर नितिन, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। देखो बच्चों, ऐसे आपके जो कमेंट होते हैं उनसे मुझे हमेशा एक ऊर्जा मिलती है, एक अच्छा फील होता है, और साथ ही मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। फिर मैं हमेशा मन में ये संकल्प लेता हूँ कि यार ये टॉपिक समझ में आया है तो फिर सारे ही समझ में आने चाहिए। ठीक है साथी, फिर इसमें जो वेग है उसका कार्य क्या होता है, वेग का कार्य क्या होता है। धर्मेंद्र बाबू देखो, असल जिंदगी में हम वेग को बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर हम दिशा का ख्याल रखेंगे, मैं बताऊंगा आपको कल। देखो विस्थापन क्या है जिसमें दिशा का ख्याल रखा जाता है, तो जब हम चलने में दिशा का ख्याल रखें तो हम चाल ना कह के वेग कहेंगे उसको। असल जिंदगी में हम कभी वेग कहते ही नहीं है, हम तो हमेशा चाल ही कहते हैं, जो कि गलत है। अगर आपको दिशा का ख्याल रखना है और आप चल रहे हो तो फिर आप चाल ना कह के चाल को ही वेग कहोगे, ये मतलब है। ठीक है मेरे शेरों, यहां तक अच्छे से याद करके आना, कल इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने विस्थापन और
चाल, विस्थापन और दूरी में यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे अंतर देखे, उनसे बनने वाले सवाल देखे। ऐसे ही कल को मेरे शेरों हम चाल और वेग से बनने वाले सवाल देखेंगे। परिभाषा तो हमें क्लियर हो गई। परिभाषा तो हमें क्लियर हो गई है। अब कल को हम इसको और भी आगे पढ़ेंगे। देखो, मैं फिर से आप सभी से एक बात कहूँगा, अभी आपका बैच शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए उसे साथ के साथ याद रखो। तुम खुद सोचो ना कि मतलब अंतिम लक्ष्य क्या है आपका। अंतिम लक्ष्य ये है कि पेपर में जो पूछा जाए वो मुझे याद होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य याद होना है कि नहीं भाई? याद होने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, वो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो, लेकिन क्या लक्ष्य ये है कि हम पढ़ा दें, आप बस उसे कॉपी में लिख के छोड़ दो? क्या इससे सिलेक्शन होगा? नहीं। अंतिम लक्ष्य है कि जो कॉपी में लिखा है आप उसको याद करके जाओ। मेरा वादा है कि जो कॉपी में लिख रहे हो वही पेपर में मिलेगा, उससे बाहर नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको याद भी तो होना चाहिए। पहला पहला टारगेट है ये तो कि आप हमारे पास आ गए, ठीक जगह पे आ गए, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। अब दूसरा टारगेट क्या है? उसको याद करना। तो मेरे शेर, आपको अच्छे से उसको याद करना है। फॉर्म फिलिंग की वीडियो कट गई है क्या? उसमें से यूट्यूब से हो सकता है। यूट्यूब पे पता है दिक्कत क्या होती है कि उसमें एक आधा नाम शो हो गए थे। अगर नाम किसी का शो हो जाता है फॉर्म में, पर्सनल डिटेल किसी की शो हो जाती है, तो वो उसको हटा देता है। चलो, एक बार मैं दोबारा बना दूंगा, फिर मुझे उसको ब्लर करके बनाना पड़ेगा। दोबारा से पूरी मेहनत ये उस पर पीडीएफ पे करनी पड़ेगी, लेकिन कोई नहीं, तुम्हारे लिए 4 बार भी मेहनत करनी पड़े, कर लेंगे। तो मेरे शेरों, मिलते हैं कल। इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, याद करके आना, इसके आगे की कहानी तभी आपको समझ में आएगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।